डॉक्टर साहब, इन शाकाहारी फूड में ही ऐसी कौन सी फूड है जो कि हमारे आजकल की आधुनिक बीमारियों को कॉज कर रही हैं? देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। शाकाहारी भोजन ऐसा नहीं है कि शाकाहारी भोजन में सब कुछ ठीक है। शाकाहारी भोजन में जितना हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स लेंगे, यानी कि रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, मैंने बोला ही अभी, जितना रिफाइनमेंट की तरफ जाएंगे उतना ही हम जो है बीमारियों को आमंत्रित करेंगे। जितना नेचुरल फूड होगा उतना ही बीमारी से बचेंगे। उदाहरण के लिए एक तो है संतरा खाना, और एक है संतरे का कोई ड्रिंक जो बाज़ार में मिलते हैं कि साहब ऑरेंज फ्लेवर, तो वो ड्रिंक तो नुकसान देता है, उसमें शुगर भरा पड़ा है, और संतरा जो है बहुत फ़ायदा करता है। तो जितना नेचुरल की तरफ होंगे, जितना ओरिजिनल रूप में हम शाकाहारी भोजन खाएंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। जितना रिफाइनमेंट की तरफ जाएंगे, शुद्ध करके, शुद्ध जो परिशुद्ध करके, उतना ही नुकसान। डॉक्टर साहब, आपके इस कथन में कि ये जो रिफाइंड शुगर जो आपने बताया इस बारे में, क्या ये हमारे लिए हानिकारक है? बिल्कुल हानिकारक है। इस तरह की बहुत सारी रिसर्च आ चुकी है कि जो ये रिफाइंड शुगर है, वाइट शुगर जिसे हम कहते हैं, एक किताब है प्योर वाइट एंड डेडली, बहुत पहले लिखी गई थी। उस समय उस किताब को इग्नोर कर दिया गया था। अब उस किताब की फिर से मांग बढ़ी है। उन्होंने शुगर के बारे में कहा प्योर वाइट एंड डेडली, यानी कि ये जो शुगर है, वाइट शुगर है, इसका डायबिटीज़ से और जितनी मॉडर्न बीमारियां हैं, इवन कैंसर से, हार्ट अटैक से सीधा संबंध पाया गया है। तो इसलिए जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग, हमारे बाप दादा गुड़ खाते थे, शक्कर खाते थे, वो बहुत वैज्ञानिक था, क्योंकि गुड़ और शक्कर में उतना रिफाइनमेंट नहीं है। उसमें जो विटामिन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थायमीन है, जो शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो उसमें साथ था। अब हमने उसको निकाल दिया बाहर। तो वाइट शुगर तो एक तरह का, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक तरह का ड्रग है, जिसको एक लिमिट में ही खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी रिफाइंड शुगर की आपने बात की, इस तरह से एक ट्रांस फैटी एसिड भी आपने कहा था, तो क्या ये भी उसी तरह से ही हमारे लिए हानिकारक है? बिल्कुल हानिकारक है। ट्रांस फैटी एसिड फैट्स का सबसे गंदा स्वरूप है। मैं आपको ये बता दूं ट्रांस फैटी एसिड बनते कैसे हैं। वेजिटेबल ऑयल्स में से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए और उनका शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, यानी कि वो ज़्यादा समय तक खराब ना हो, ज़्यादा समय तक बने रहें। ये ट्रांस फैटी एसिड जितने जंक फूड हैं, जितने बेकरी फूड्स हैं, ज़्यादातर में ये ट्रांस फैटी एसिड होता है। और ये ट्रांस फैटी एसिड सीधे सीधे हमें बीमारियों की ओर ढकेलता है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो। इसलिए ट्रांस फैटी एसिड से तो तौबा करनी चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में, हमें जो ये बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इवन बिस्किट और नमकीन जो हम खाते हैं ड्राइंग रूम में बड़े खुश होके, वो भी ट्रांस फैटी एसिड काफ़ी होते हैं। तो इसलिए हमें वही बात है कि रसोई में बना हुआ भोजन, ताज़ा भोजन, वो भोजन ही हमें स्वास्थ्य के लिए हमारे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, शाकाहारी भोजन की इतनी बात चल रही है, जब हम उसे इतना महत्व दे ही रहे हैं, परंतु शाकाहारी भोजन को भी जिस तरह से हम पेड़ और पौधों को देखें, उन पर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है, तो क्या ये इनमें जो डीडीटी का प्रयोग होता है, ग्लाइकोफॉस्फेट का प्रयोग होता है, मिथेडीन का प्रयोग होता है, क्या ये सब हमारे अंदर जाकर हानिकारक नहीं, या कुछ तत्व हैं करेंगे? बिल्कुल करते हैं हानिकारक। और जितने भी हम आजकल प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, कई बार आप पेपर में भी देखते होंगे कि सब्जियों में इतना वो पाया गया और फलों में इतना पाया गया, तो लोग डर जाते हैं। मगर लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि फूड चेन में जो जितना ऊपर है, यानी कि सबसे नीचे फूड चेन में है साग सब्जियाँ, उसके बाद है खरगोश वगैरह, गिलहरी, उसके ऊपर फिर हैं आपके वुल्व्स, जैकाल्स, उसके ऊपर फिर शेर। तो जितना जो फूड चेन में ऊपर है, उसमें उतना ही पेस्टिसाइड का ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। छोटी मछली में जितना पॉल्यूशन है, बड़ी बीच की मछली में उससे ज़्यादा है, सबसे बड़ी मछली में उससे सबसे ज़्यादा है। इसको बायो एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो यानी कि जब हम मीट खा रहे हैं तो हम पेस्टिसाइड्स और जितने खाद हैं उसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ले रहे हैं। वेजिटेबल में सबसे कम है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम उसके हम नज़रअंदाज करें। उसके लिए जो है फिर हमें ऑर्गेनिक फूड की तरफ सोचना पड़ेगा। जो ऑर्गेनिक फूड का पूरी दुनिया में इस समय प्रचलन हो रहा है, पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहा है, उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा, जो पेस्टिसाइड से बचने के लिए।
डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकगण ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये ऑर्गेनिक फूड या जैविक फूड जिसके बारे में बात कर रहे हैं आप, ये आखिरकार है क्या? ऑर्गेनिक फूड या जैविक फूड, वैसे तो हमारे देश में हज़ारों वर्षों पहले जैविक खेती ही होती थी। ये जब से फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स आए हैं, इनको लाया तो गया अच्छे मनसा से, अच्छे सोच के लिए कि भाई और ज़्यादा फूड पैदा हो, मगर अब जाके सामने बात आ रही है कि इनकी वजह से हमारी सॉइल में जो नेचुरल बैक्टीरिया और नेचुरल कीट पतंगे हैं, जो उसमें नेचुरल खाद बनाते हैं, नेचुरल मिनरल्स पैदा करते हैं या उसको सर्कुलेट करते हैं, वो जैसे केंचुए, वो ख़त्म हो गए। तो क्या हो गया, हमारी जो ज़मीन है वो एक तरह से डिपेंडेंट हो गई है इन केमिकल्स पर। उसके बिना वो खेती हो ही नहीं सकती। अब जब केमिकल डाले जाएंगे वो हमारे भोजन में उस सॉइल के द्वारा, उसके जड़ों के द्वारा उसमें आ जाते हैं, हमारे सब्जियों में और फलों में, वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उससे कैंसर का सीधा रिलेशन पाया गया है। ऊपर से फिर जब वो उग जाते हैं तो हम कीट पतंगों से बचाने के लिए फिर छिड़काव करते हैं, फिर वहाँ पर वो जो है वो केमिकल्स। तो जो केमिकलाइजेशन ऑफ सिविलाइजेशन जिसे मैं कहता हूँ, ये जो केमिकलाइजेशन हमने कर दिया है अपनी सभ्यता का, ये बहुत बड़ी एक भूल हुई है हमसे। इसका एक उपाय है जैविक खेती, यानी कि हम सॉइल में दोबारा से केंचुओं के माध्यम से और उसमें गोबर खाद डाल के या जैविक खाद डालकर उन कीट पतंगों को, उन बैक्टीरिया को दोबारा से मौका दें, ताकि वो जो उसके अंदर एक बायोस्फीयर है, जो एक बैलेंस बनाया हुआ था नेचर ने, वो पैदा हो। उसमें नेचुरल जो हैं मिनरल्स और वो डाले, वो अपने आप सर्कुलेट होते रहें पत्तियों के द्वारा, जैविक खाद के द्वारा, और उसमें कुछ भी बिना डाले उसमें उत्तम से उत्तम भोजन पैदा हो, उत्तम से उत्तम सब्जियां और फल पैदा हों, और उसको खा के ना केवल हम इनसे बचें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के जहर से, बल्कि उनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात कर रहा था, वो भी उसमें अधिकता से पाए जाते हैं, वो भी हमें मिले। तो जैविक खेती मैं समझता हूँ हमारे सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होती जा रही है। इसका कोई अल्टरनेटिव शायद मुझे समझ में नहीं आता कि जैविक खेती तो हमें अपनानी ही पड़ेगी। निसंदेह ऑर्गेनिक फूड जो ये आप बात कर रहे हैं, ये है हमारे लिए महत्वपूर्ण, परंतु ऑर्गेनिक फूड वैसे तो अवेलेबल है नहीं मार्केट में, और अगर हैं भी तो ये इतने महंगे होते हैं कि ये आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाते हैं, वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनके लिए ऐसा क्या विकल्प है या ऐसा क्या अल्टरनेटिव है कि वो ऐसे फूड के लिए को यूज़ कर सकें या उपयोग में ला सकें? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक फूड जैसे जैसे प्रचलित होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका दाम कम होंगे, क्योंकि उसमें लागत शुरू में थोड़ा ज़्यादा आती है, बाद में तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है। शुरू में किसान को थोड़ा ज़्यादा उसमें थोड़ा सा लगता है, तो नेचुरली वो थोड़ा सा महंगा बेचता है। तो आगे समय में जैसे जैसे ज़्यादा लोग करेंगे उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी। मगर आज की अगर हम बात करें तो इसका एक तरीका ये है, इसका सॉल्यूशन मेरे दिमाग में ये है कि हम लोकली ग्रोन फूड खरीदें, क्योंकि जो फूड बेंगलोर से चल के आ रहा है या इवन मैं कहूँगा देहरादून से भी चल के आ रहा है, उसके कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। यदि मैं ऐसे व्यक्ति से सब्जियां खरीद रहा हूं जो गांव में बगल के उगा रहा है, तो वो मेरे तक आते आते जब मैं सुबह इसको लेता हूं बाज़ार से, उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं। दूसरा, जो ये छोटा किसान है वो ये पेस्टिसाइड और ये इतने केमिकल्स यूज़ नहीं करता है। तीसरी बात, इसके बावजूद भी मुझे उस सब्ज़ी और फल को यदि छील सकें तो, छीलने वाली है तो छीलने में वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। यदि छीलने वाली नहीं है, साबुत बनानी है, मान लिया जैसे पालक है या साग सब्जियां हैं, उनको तो छील नहीं सकते, उनको हमें 15 से 20 मिनट नमक के पानी में हम भिगो दें, गुनगुने पानी में, और उसके बाद उसको तेज़ धार में अगर धो दें, काटने से पहले, काटने से बाद नहीं, तो उसका काफ़ी हद तक पेस्टिसाइड और जो भी उसमें है वो हट जाता है। जो उसके अंदर धरती से चला गया वो तो नहीं हटा सकते, बट उसके ऊपर जो चिपका हुआ है वो हट जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, जो एप्पल को जितना मान दिया गया, उस एप्पल को हमें अब छील के खाना पड़ेगा। वैसे हम बोलते थे छिलके समेत खाइए, तो ये एक प्रिकॉशन हमें लेना पड़ेगा। और मैंने वही बात मैं रिपीट करता हूँ, लोकली ग्रोन फूड्स खाएं, ना कि कहीं से बाहर आया हुआ। आपको आजकल फैशन हो गया है कि साहब फलाने का सेब खाओ, वहाँ का ये खाओ, ये उस देश का है, बड़ा उसको हम फैशनेबल मानते हैं, मगर न्यूट्रिशन के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जो जितना कम दूरी ट्रैवल करके फूड आया है वो उतना ही पौष्टिक है, ताज़ा है। तो ये मैंने बात बताई।
डॉक्टर साहब, मन तो नहीं कर रहा कि इस डिस्कशन को इस तरह से रोका जाए, पर तो समय की पाबंदी के कारण इसे हमें थोड़ा विराम देना होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपके इन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को जनता अच्छे से अमल करेगी और अपने प्रयोग में लाएगी। आपका हार्दिक धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। दोस्तों, इस हॉलिस्टिक सीरीज़ में ये तो था एक एपिसोड जो कि आहार और विहार पर कंसेप्ट पे बेस्ड था, परंतु ये सीरीज़ यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। हम आगे आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसे ही और कई विषय लेकर आएंगे और कई नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारियाँ लाएंगे जो कि आपके दैनिक जीवन के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे।